नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम देखने वाले हैं कि हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की जो बोर्ड की प्रश्न पत्रिका है उसे हम किस प्रकार से छुड़ा सकते हैं, उसका स्वरूप क्या है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे इनके द्वारा ये प्रस्तुति हो रही है। इसमें हम देख रहे हैं इयत्ता 10वीं हिंदी की कृति पत्रिका, जिसका समय होगा 3 घंटे और इसका अंक होंगे 80। तो इस बोर्ड की कृति पत्रिका का अद्यतन प्रारूप कैसा है, ये हम स्पष्टीकरण के साथ देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे हिंदी में 5 प्रश्न होते हैं। इन 5 प्रश्नों में पहला जो विभाग है वो गद्य विभाग है 20 अंकों के लिए। और इस पहले प्रश्न में अ, आ और ई ये 3 इसके बिट्स होते हैं। सबसे पहले प्रश्न अ और आ में, इसमें पाठ्य पुस्तक के गद्य विभाग से आपको 130 और 150 शब्दों का एक गद्यांश दिया जाता है और उस गद्यांश पर आधारित 2-2 अंकों की 4 कृतियां होती है, जिसमें हर एक प्रश्न के लिए 8-8 अंक दिए जाते हैं। और कृति 1 और 2 में आकलन कृति होती है जो गद्यांश के आशय के आकलन पर आधारित होगी। इन दोनों कृतियों में एक एक अंक के लिए 2 कृतियां या फिर आधे आधे अंक के लिए 4, इस तरह से आपको घटक दिए जाते हैं। कृति 3 ये शब्द संपदा पर आधारित होगी और इसमें एक एक अंक की 2 कृतियां होगी, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। और कृति 4 ये अभिव्यक्ति की होगी, जिसमें मुक्तोत्तरी स्वरूप की 2 अंक की कृति आपको छुड़ानी है। और यह कृति कैसी है, तो ये पूरी तरह से आपके विचार, आपकी अभिव्यक्ति, आपके स्वमत पर आधारित ये आपको कृति दी जाती है, जिसे आपको 25 से 30 शब्दों में आपके विचार को प्रकट करना होता है, अभिप्राय देना होता है। प्रश्न ई में क्या होता है, ये तो हुआ प्रश्न अ और आ, दोनों का ही स्वरूप एक जैसा है, दोनों ही 8-8 अंक के लिए होंगे और दोनों ही आपके पठित गद्यांश पर आधारित होंगे। लेकिन प्रश्न पहला का ई जो है, ये अपठित परिच्छेद, अपठित मतलब आपके पाठ्य पुस्तक के बाहर से जो आपको एक गद्यांश दिया जाता है और उस पर 80 से 100 शब्दों में कोई एक परिच्छेद आपको दिया जाता है और उसमें 2-2 अंकों की 2 कृतियां, यानी ये परिच्छेद आपको 4 अंक के लिए होते हैं, जिसमें एक होती है परिच्छेद पढ़कर जो छुड़ाने वाली कृति होती है वो आकलन कृति है और एक कृति जो है वो अभिव्यक्ति है, जिसमें आपको एक विषय दिया जाता है और उस विषय पर अपने मत आपको प्रकट करने होते हैं। तो बच्चों, आपके लिए एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हम जब इन गद्यांशों के प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, उससे सबसे पहले आपको आपके पाठ्यक्रम के जितने भी पाठ और कविताएं हैं वो बार बार पढ़ने अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपका समय जो जाता है वो यहीं पे जाता है। जब आप आकलन के लिए अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो आपको उसका आकलन कठिन जाता है और आपको जल्दी से समझ में नहीं आता और इसलिए आपको बार बार वो गद्यांश पढ़ना पड़ता है। अगर आपने पहले से ही अपना पाठ अच्छी तरह से पढ़कर तैयार किया है, 10 बार आप लोगों ने पाठ पढ़ा है, तो आपको तुरंत उस गद्यांश में जो आकलन कृतियां है उन कृतियों के उत्तर मिल जाते हैं। अब आएंगे हम दूसरे विभाग की तरफ। उससे पहले प्रश्न अ में जो आपको कृतियां होती है, आकलन कृतियां, उसका स्वरूप कैसे होता है, तो उसमें आपको प्रश्न अ के अंतर्गत संजाल पूर्ण कीजिए, रिश्ते पहचानिए, उचित जोड़ियां बनाइए, आकृति पूर्ण कीजिए, अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य खोज कर लिखिए, तालिका पूर्ण कीजिए, विशेषताएं बताइए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, उसके बाद वाक्य पूर्ण कीजिए, तुलना कीजिए, विषय संबंधी कल्प वृक्ष बनाइए, सुगठित वाक्य तैयार कीजिए, सत्य असत्य पहचान कर लिखिए, परिच्छेद के वाक्यों को घटनाक्रम अनुसार उचित क्रम दीजिए और सह संबंध लिखिए। इस प्रकार के आपको प्रश्न आकलन के लिए हो सकते हैं। उसके बाद कृति 3
ये जो 2 अंक की होती है, इसमें आपको शब्द संपदा से संबंधित ये कृति होती है। अब इस कृति में क्या होता है, तो इस कृति में अनेकार्थी शब्द हो सकते हैं, शब्द युग्म हो सकते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द आदि आपको पूछे जा सकते हैं। और कृति 4 जो होती है, स्वमत अभिव्यक्ति, वो मुक्तोत्तरी होती है, जिसमें दिए गए परिच्छेद पर से कोई उसका अंतर्गत या उससे संबंधित कोई एक विषय दिया जाता है और उसको आपको स्पष्ट करना पड़ता है। अब हम आएंगे विभाग 2 की ओर। विभाग 2 है पद्य, जो 12 अंक के होंगे। इसमें आपको पठित पद्यांश, पद्यांश यानी क्या, तो आपकी कविताएं, आपकी जितनी भी कविताएं हैं उनमें से आपको कोई भी कविता की 8 से 10 पंक्तियां यहाँ आपको दी जाती है और उस पद्यांश पर आधारित 3 कृतियां होती है। इस प्रश्न दूसरे में अ और आ ये 2 घटक होते हैं और ये 2 प्रश्न होते हैं और इन 2 प्रश्नों को 6-6 अंकों के लिए आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 अंकों के लिए आपको आकलन पर आधारित जो है 2-2 कृतियां होती है और एक होती है जो कविता का सरल अर्थ या कविता का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए आपको होती है। उसमें पहली कृति आकलन पर है, दूसरी फिर से शब्द संपदा पर और तीसरी कृति होती है सरल अर्थ लिखने पर। अब ये जो तीसरी कृति है सरल अर्थ की, उसे अलग अलग शब्दों में आपको पूछा जा सकता है। जैसे आपको कविता का आशय लिखिए, कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, कविता का उद्देश्य बताइए, तो इस या फिर कविता का सरल अर्थ लिखिए या कविता का भावार्थ लिखिए। ऐसे अलग अलग आपको वाक्य रचनाओं में इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। उसमें से 2 जो प्रश्न दूसरा आ जो होता है, उसमें भी एक कविता का आपको पद्यांश दिया जाता है 8 से 10 पंक्तियां और इसी प्रकार से आपको पूछे जाते हैं प्रश्न। अब तीसरा है पूरक पठन। पूरक पठन में आपके अभ्यास क्रम में कुछ पाठ है और कुछ कविताएं है, तो यहाँ एक पाठ और एक कविता ऐसे 2 घटकों पर आधारित आपको कृतियां दी जाती है। अब देखिए इस तीसरा अ जो है वो निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ अ जो प्रश्न होता है वो गद्यांश पर होता है और इसमें पाठ्य पुस्तक में दिए गए पूरक पठन के लिए जो गद्य है उस गद्य में से एक गद्यांश आपको दिया जाता है और इसमें ये गद्यांश 4 अंक के लिए होता है, जिसमें एक होती है आकलन कृति और एक होती है स्वमत अभिव्यक्ति। अब ये आकलन कृति जो होती है उसके जो उत्तर है वो गद्यांश में मिल जाते हैं और कृति 2 जो होती है वो जो अपना मत आपको वहां अपने विचार लिखने हैं, तो ये गद्यांश से संबंधित किसी भी विषय पर आधारित हो सकती है जिसका उत्तर आपको अपने विचारों से लिखना है, ना कि गद्यांश का कोई भाग लिख कर रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि गद्यांश के कुछ घटक जो है वो स्वमत अभिव्यक्ति में लिख के रखते हैं। ऐसे उत्तरों को अंकदान नहीं किया जाता। इसलिए जो कुछ भी आपको स्वमत अभिव्यक्ति के लिए विषय दिया जाए उस विषयों पर अपने विचार सोच विचार कर सोच समझ कर आपने व्यक्त करना बहुत जरूरी है। प्रश्न तीसरा आ में क्या होता है, तो यहाँ पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार आपको कृतियां करनी होती है और ये भी 4 अंक के लिए होता है। यहाँ आपकी जो पाठ्य पुस्तक में पूरक पठन के अंतर्गत जो जो कविताएं है उसमें से 6 से 8 पंक्तियों की पद्यांश आपको दिया जाता है और इस पद्यांश पर आपको 2-2 कृतियां पूछी जाती है 2-2 अंकों के लिए। इसमें पहली जो कृति होती है वो आकलन पर आधारित है और दूसरी जो कृति है वो भी अपना मत। अब होता क्या है कि हमारा पद्य विभाग यानी जब कविताओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं तब कविता का सरल अर्थ भावार्थ पूछा जाता है, लेकिन
जब पूरक पठन का जो पद्यांश है उस पर जब आपको प्रश्न पूछा जाता है तब आपको कोई भावार्थ नहीं पूछा जाता है, बल्कि उस कविता के संदर्भ में कोई विषय आपको दिया जाता है और उस विषय पर आपको लेखन करना होता है, अपने विचार लिखने होते हैं, ना कि गद्य या पद्य के। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा अलग ये स्वमत जो है ये भी 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है और ये अपने मन से अपने स्वमत अपने विचार लिखने हैं। कविता के जैसे यहाँ भावार्थ नहीं लिखना है, सरल अर्थ नहीं लिखना है। अब चौथा भाग है विभाग 4 जो है भाषा अध्ययन यानी व्याकरण विभाग, जो है कुल 14 अंकों का। यहाँ आपको कुछ जगह पर एक एक अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ जगह पर 2 अंकों के लिए। वो कैसे हो सकते हैं वो अब देखेंगे हम। सबसे पहले हमें शब्द भेद 1 अंक के लिए। यहाँ आपको एक वाक्य दिया होता है और वहाँ एक शब्द को अधोरेखित किया होता है और इस अधोरेखांकित शब्द के लिए आपको शब्द भेद पहचानना है, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में से एक हो सकता है। उसके बाद अव्यय प्रयोग, यहाँ आपको 2 अव्यय दिए होते हैं और उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है, ये 1 अंक के लिए। संधि पहचानना और विच्छेद करना ये 1-1 अंक के लिए होता है, यानी इसके लिए कुल सिर्फ 1 अंक है, 2 में से आपको 1 छुड़ाना है। उसके बाद सहायक क्रिया, यहाँ भी 2 वाक्य दिए होते हैं, 2 में से 1 वाक्य आपको छुड़ाना होता है, ये 1 अंक के लिए। प्रेरणार्थ क्रिया, यहाँ भी 2 क्रियाएं होती है, ये दोनों क्रियाएं आपको छुड़ानी होती है, जिसमें से 1 के लिए आपको 1 अंक मिल जाता है। छठा प्रश्न होता है मुहावरे का, वो भी 1 अंक के लिए होता है। यहाँ 2 प्रकार से आपको पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको 2 मुहावरे दिए होते हैं, उसके आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होता है, जो 1 मुहावरे का वाक्य में प्रयोग के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, अथवा उसमें अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्ठक में कुछ मुहावरे दिए जाते हैं और उन मुहावरों में से अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए योग्य मुहावरा चुनकर आपको वाक्य को फिर से लिखना है। ध्यान में रखिए, उसके लिए जो आपने मुहावरा चुना है वो मुहावरा वाक्य में डालकर आपको वाक्य फिर से लिखना है। उसके बाद कारक चिन्ह पहचानने के लिए यहाँ भी 2 वाक्य है, लेकिन उसमें से एक प्रयुक्त कारक का भेद आप पहचानेंगे, यानी प्रकार आप जब बताएंगे तब आपको 1 अंक मिल जाएगा। उसके बाद काल परिवर्तन, यहाँ आपको दिए गए 3 वाक्यों में से 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार कोष्ठक में सूचना दी जाती है, एक वाक्य दिया जाता है और उसके सामने कोष्ठक में उसको किस काल में परिवर्तित करना है इसकी सूचना दी हुई होती है। ऐसे 2 वाक्यों के काल परिवर्तन के लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं। यहाँ वाक्य के भेद, यहाँ वाक्य के भेद में रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहचानने के लिए 1 अंक है और फिर दूसरा अंक जो है यहाँ दिए गए वाक्यों में से एक का अर्थ के आधार पर सूचना के अनुसार जब आप परिवर्तन करते हैं तब उसको 1 अंक, यानी यहाँ वाक्य के भेद के लिए रचनानुसार 1 अंक और अर्थानुसार 1 अंक, इस तरह से 2 अंकों के हुए हैं। उसके बाद वाक्य शुद्ध करना, इसके लिए भी आपको 3 वाक्य दिए जाते हैं और 3 में से 2 वाक्य आपको करने होते हैं। ये होता है वाक्य शुद्धिकरण, जहाँ आपको एक वाक्य अशुद्ध दिया जाता है और उसमें से शब्द जो है शुद्ध करके आपको लिखने होते हैं, वहाँ आपको 2 अंकों के लिए यह होता है। हम देखेंगे व्याकरण विभाग। रचना विभाग यानी उपयोजित, अभी हमने देखा भाषा अध्ययन और व्याकरण विभाग, अब हम देखेंगे रचना विभाग उपयोजित लिखन। ये होता है 26 अंकों के लिए। यहाँ आपको प्रश्न 5वां है ये, और प्रश्न 5वां के अ में आपको होता है पत्र लेखन और गद्य आकलन। यहाँ पत्र लेखन में आपको औपचारिक और अनौपचारिक इस तरह से
2 पत्र दिए जाते हैं और उसमें से एक विषय पर आपको पत्र लिखना है। अब उस पत्र के लेखन करते वक्त आपको कौन-कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, ये देखिए। पत्र लेखन के लिए जो आपको अंकदान किया जाता है उसमें दिनांक, संबोधन, प्राप्तकर्ता तथा ओहदा और तथा ईमेल आईडी, इन सारे ऊपर जो हम पता वगैरह लिखते हैं उस सारे के लिए 1 अंक आपको दिया जाता है। उसके बाद जो बीच में हम विषय, संदर्भ और नीचे महोदय वगैरह या प्रिय वगैरह, औपचारिक पत्र में हम महोदय वगैरह लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र में प्रिय या पूज्य पिताजी वगैरह लिखते हैं। तो इस अभिवादन के लिए और जो विषय लिखते हैं औपचारिक पत्र में, जो कुछ भी पत्र का विषय होता है उसके लिए आपको 1 अंक है। जो पत्र का विषय होता है उसको उसका विवेचन करने के लिए पत्र का मूल जो विषय है उसके लिए आपको 2 अंक है। और नीचे आपको प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है उसके हस्ताक्षर, स्वनिर्देश, नाम, पता, ईमेल आईडी, उस पर जो है आपको उसके लिए 1 अंक है। उसके बाद गद्य आकलन, ये आपका आगे का विषय है। अब देखिए गद्य आकलन में आपको प्रश्न निर्मिति करनी है। प्रश्न निर्मिति के लिए आपको एक परिच्छेद दिया जाता है और उस परिच्छेद में आपको उस परिच्छेद के लिए गद्य आकलन करना है। गद्य आकलन करते हुए 4 प्रश्न आपको निर्माण करने हैं, जैसे कब, क्यों, कहा, कैसे, इस तरह से आपको प्रश्न की शुरुआत करनी है और 4 प्रश्नों के लिए आपको 4 अंक यहाँ मिल जाते हैं। उस गद्य का अच्छी तरह से आपको मनन करना है, चिंतन करना है, 4 बार पढ़ना है, क्योंकि वो गद्य अपने पाठ से अलग होता है, बाहर से होता है। उसके बाद हम वृत्तांत लेखन करेंगे। वृत्तांत लेखन यहाँ हमें वृत्तांत में किसी घटना या आयोजन का वर्णन करते हुए वृत्तांत लेखन करना होता है, जो 60 से 80 शब्दों में उसका रोचन वर्णन करना होता है और वो वृत्तांत सीमित शब्दों में होना चाहिए, बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं होना चाहिए। और इसके जो गुणदान होता है इसका विषयानुरूप अभिव्यक्ति, इसके लिए आपको 2 गुण दिए जाते हैं। उसके बाद रोचक, सहज तथा प्रभावी भाषा के लिए 2 गुण दिए जाते हैं और विषयानुरूप समापन के लिए आपको 2 गुण दिए जाते हैं। वृत्तांत को जो उसके अथवा में आपको कहानी या वृत्तांत लिखिए या कहानी लिखिए, 2 में से एक आपको लिखना होता है। यहाँ कहानी के लिए कहानी और वृत्तांत एक दूसरे के विकल्प है। यह कहानी भी आपको 70 से 80 शब्दों में लिखनी है और सबसे जरूरी और ध्यान में रखने वाली बात है कि कहानी को शीर्षक देना है। शीर्षक को 1 अंक होता है और कहानी को सीख भी देनी है, ये देना भूलना नहीं है। अब ये जो कहानी है, ये कहानी लेखन के लिए आपको मुद्दे दिए जाते हैं और उन मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लेखन करना होता है। अब ये कहानी लेखन के लिए आपको शीर्षक प्रभावी, उसके लिए 1 अंक है। प्रभावी तथा प्रवाही विषय प्रस्तुति के लिए आपको 2 अंक है। मुहावरेदार तथा रोचक और शुद्ध भाषा शैली के लिए आपको 1 अंक है और सीख के लिए आपको 1 अंक है। इसलिए कभी भी कहानी की सीख जो है वो भूलना नहीं है। उसके बाद विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में हम लोग प्रश्न 5वां आ में देखेंगे कि विज्ञापन लेखन की जो कृति होती है, आपको एक कृति दी जाती है और उस कृति में जो है आपको उस वस्तु की या उस जो कुछ भी आपको विषय दिया होता है उसका विज्ञापन करना बहुत जरूरी होता है। अब विज्ञापन के बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारे। प्रश्न 5वां आ में कहानी के बाद विज्ञापन लेखन होता है।
विज्ञापन लेखन में आपको जो विषय दिए होते हैं उन विषयों की कृति दी हुई होती है और उस पर से आपको विज्ञापन लेखन उस जानकारी के आधार पर करना हुआ होता है। अब विषयानुरूप अभिव्यक्ति आदि के लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं यहाँ। रोचक तथा प्रभावी भाषा आदि के लिए आपको 2 अंक होते हैं और विषयानुरूप समापन आदि के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। उसके बाद आखिरी जो आपका प्रश्न होता है, प्रश्न 5 का, वो है निबंध लेखन। अब निबंध लेखन के लिए 3 विषय दिए जाते हैं और उनमें से किसी भी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना पड़ता है। अब पाठ्यक्रम में हमारे निबंध के आप जानते हैं कि 5 प्रकार है, जिसमें वर्णनात्मक, चरित्रात्मक, विचारात्मक, कल्पना प्रधान और आत्मकथनात्मक, इस प्रकार के 5 प्रकार होते हैं। और इन 5 प्रकारों में से किसी भी 3 प्रकार पर निबंध पूछे जाते हैं और इन प्रकारों में से एक ही विषय पर निबंध हमें लिखना होता है। निबंध लेखन का गुणगान कैसे होता है? तो निबंध लेखन के लिए आकर्षक प्रारंभ तथा प्रस्तावना आदि के लिए 1 अंक होता है। उसके बाद विषय के अनुसार जब विस्तार हम निबंध का करते हैं तो 2 अंक वहां दिए जाते हैं और मुहावरेदार तथा रोचक भाषा शैली आदि के लिए आपको 2 अंक होते हैं। उस निबंध लेखन का समापन और निष्कर्ष, इसके लिए आपको 2 अंक। इस तरह से कुल मिलाकर आपको यहाँ 7 अंक निबंध के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार 5वें अ में पत्र लेखन 5 अंक के लिए, गद्य आकलन आपको 4 अंक के लिए होता है। प्रश्न 5वां आ में वृत्तांत लेखन 5 अंक के लिए होता है। विकल्प में यानी अथवा में कहानी लेखन होता है, वो भी या तो वृत्तांत लिखिए या कहानी लिखिए, दोनों में से आपको एक लिखना होता है, उसके लिए भी आपको 5 अंक होते हैं। विज्ञापन लेखन वो लिखना ही होता है, वो इसके लिए कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ये भी 5 अंक के लिए है। और निबंध लेखन हमारा 7 अंक के लिए होता है। तो बच्चों, ये हुआ आपके प्रश्न पत्रिका का प्रारूप कि किस तरह से आपकी प्रश्न पत्रिका आपके सामने आएगी और किस तरह से उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वास्तवता में जो प्रश्न पत्र छुड़ाया हुआ है वो कैसा होता है, आदर्श प्रश्न पत्र कैसा हो सकता है। अब हम देख रहे हैं किस तरह से आदर्श प्रश्न पत्र छुड़ाया जा सकता है। यह प्रश्न पत्र पहला अ जो है उसमें जो कृतियां दी है उसमें आपको दिख रहा है, पहली कृति है 1 अंक के लिए, दूसरी भी 1 अंक के लिए, तीसरी जो है वो 2 अंक के लिए है और यहाँ अ की तीसरी में 2 उसके घटक दिए हैं, वो भी 1-1 अंक के लिए है। और यहाँ सार्वजनिक अस्पताल के लिए आपको यहाँ स्वमत अभिव्यक्ति लिखनी है। तो बच्चों, स्वमत अभिव्यक्ति लिखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो उसमें जो यहाँ मुख्य जो आपके मुद्दे होते हैं उसको आपको पेंसिल से अधोरेखित अगर आप किए तो वो बहुत अच्छा उसका इंप्रेशन पड़ता है और उसको गुणगान भी अच्छी तरह से दिया जाता है। यहाँ प्रश्न आ है और प्रश्न आ में भी यहाँ 1-1 अंक के लिए 2 यहाँ घटक आपको पूछे गए हैं। दूसरा है, यहाँ भी 1-1 अंक के लिए है, लेकिन यहाँ गलती एक हो गई है कि यहाँ जो दूसरा प्रश्न पहला आ है उसमें से एक छोटा सा घटक जो था शब्द युग्म का, वो छूट जाने की वजह से इस प्रश्न के लिए उसको 7 अंक मिले हैं, 8 में से 7 अंक मिले हैं, क्योंकि एक जो उसका घटक है उसमें से वो छूट गया है। यहाँ प्रश्न ई जो है वो अपठित गद्यांश पर यहाँ कृतियां है और उसके लिए 2 अंक के लिए आकलन कृति और 2 अंक के लिए अभिव्यक्ति है।
यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ उसने अच्छी तरह से स्वमत अभिव्यक्ति लिखी है जो बिल्कुल अपनी भाषा में है। यह विभाग 2 पद्य है। इस पद्य में आप लोगों को यहाँ भी आधे आधे अंक के लिए आपको कृति दी गई है। एक एक अंक के लिए दूसरी कृति में 2 घटक दिए हैं और तीसरे में आपको यहाँ पद्यांश का सरल अर्थ लिखना है। अब यहाँ 1.5 अंक दिया है। यह क्या अपेक्षित है? तो जब आप कभी भी सरल अर्थ लिखते हैं या कोई भी स्वमत अभिव्यक्ति लिखते हैं, उसके छोटे छोटे 2 या 3 परिच्छेद करना बहुत जरूरी है। आप लोग क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं और उसको खत्म करते हैं, कहीं भी उसका परिच्छेद नहीं होता। और कविताओं में अपेक्षित है कि आप कविता का नाम, कवि का नाम लिखे, प्रस्तावना उसकी दे और उस कविता में से क्या स्पष्ट किया है वो लिखे और बाद में आप परिच्छेद डालकर उस भावार्थ उसका आप जिन पंक्तियों का लिखना है वो लिखे, भावार्थ, सरल अर्थ, आशय, जो कुछ भी आप उसे कहे, तो वो आपको लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ इसने सभी जगह करीबन एक ही परिच्छेद डाला है, इसके लिए इसका आधा अंक कम हो गया है। यह प्रश्न दूसरा आ, इसमें भी उसी तरह से आकलन कृतियां है, उसमें भी सरल अर्थ है। यहाँ भी देखिए कोई सिर्फ एक ही परिच्छेद में आपको अर्थ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी प्रस्तावना हमें जरूरी है, कविता का नाम, कवि का नाम अपेक्षित है जो यहाँ लिखा गया नहीं है। अब यहाँ पूरक पठन जो विभाग तीसरा है 8 अंक के लिए, उसे बहुत अच्छी तरह से यहाँ छुड़ाया हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ भ्रष्टाचार पर लिखते हुए उसने 3 परिच्छेद यहाँ दिखाए हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं और जहाँ चाहिए वहां अधोरेखांकित करने की वजह से इस वो विषय हमारी और अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहा है। और यहाँ उसका कुछ कोई भी अंक नहीं गया है, उसको पूरे अंक इस प्रश्न के लिए मिले हैं। दोनों ही जगह पर उसने अच्छी तरह से परिच्छेद जो है डालकर लिखा है। उसके बाद प्रश्न तीसरा अ और आ, ये वह भी आ में जो पद्यांश दिया है पूरक पठन का, वह भी उसने जो स्वमत अभिव्यक्ति है वो बहुत अच्छी तरह से परिच्छेद डालकर लिखी हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये दूसरे पन्ने पर गया है, वो तीसरा आ का वो भी उसने कंटिन्यू किया है और अच्छी तरह से उसने उस स्वमत अभिव्यक्ति को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से उसके कोई मार्क्स नहीं कटे हैं। विभाग चौथा भाषा विभाग, यह भी उसने बहुत अच्छी तरह से भाषा विभाग जो है छुड़ाया हुआ हमें दिखाई देता है। यह जो अंक उसने जो एक्स्ट्रा लिखे हैं प्रश्न, उसके अंक जो है हमें राउंड में दिखाई देते हैं। बाकी जो है अंक उसके पूरे पूरे आए हैं इस भाषा विभाग में, भाषा अध्ययन यानी व्याकरण विभाग में। यहाँ रचना विभाग में इन्होंने और एक बात कि आपको प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सीधे सीधे उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ उसने भी सीधे सीधे उत्तर लिखे हैं, लेकिन प्रश्न के उसने नंबर बिल्कुल ठीक तरह से डाले हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम प्रश्न के नंबर अच्छी तरह से नहीं डालते और जिसकी वजह से हमारे अंक कट जाते हैं। यहाँ हम विभाग 5वां उपयोजित लेखन, यहाँ भी हम प्रधानाचार्य के लिए पत्र देख रहे हैं। यहाँ भी ईमेल वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह से उसने लिखा है और इस अंक के लिए उसको अच्छे से मार्क्स भी मिले हैं। यहाँ
ईमेल आईडी दोनों तरफ डालना पत्र में जरूरी है। ऊपर के पते में भी औपचारिक पत्र में अक्सर देखा जाता है कि बच्चे सिर्फ नीचे ईमेल आईडी डालते हैं, लेकिन उसे दोनों ही तरफ ईमेल आईडी डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम लोगों को दिखाई देता है यहाँ आपके गद्य आकलन पर यहाँ 4 प्रश्न तैयार किए गए हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ शिक्षक दिवस समारोह पर वृत्तांत लेखन उसने लिखा है, कहानी लेखन ना लिखते हुए। और यहाँ बिल्कुल आदर्श शुरुआत उसने की है कि कोल्हापुर 5 सितंबर 2024 को, यहाँ उसने अच्छी तरह से शुरुआत की है और कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा उसने दिया है। लेकिन यहाँ हुआ यूं है कि उसने थोड़ा सा लंबा लिखा है और लंबे लिखने की वजह से जो है उसके थोड़े से अंक, उसमें आधा अंक कटा है। हमें वृत्तांत लेखन लिखना है, लेकिन वो सीमित मर्यादा में लिखना है। यहाँ उसने बहुत अच्छी तरह से विज्ञापन दिया है और विज्ञापन उसको पूरे अंक उसमें उसे प्राप्त हुए हैं। जहाँ विज्ञापन में जो जो जानकारी होती है वो जानकारी हमें अच्छी तरह से यहाँ भरनी अत्यावश्यक है। यहाँ निबंध लेखन में भी उसका 1 मार्क गया है। अब 1 मार्क गया है तो क्यों गया है निबंध लेखन में? सबसे पहले तो उसने निबंध का नाम ही नहीं डाला कि किस विषय में वो निबंध लिख रही है, क्योंकि यहाँ नाम न लिखने की वजह से और उसकी शुरुआत भी ऐसी है कि ऐसा महसूस नहीं होता कि उसने आत्मकथा लिखी है। लेकिन उसने प्रथम पुरुष सर्वनाम में ही आत्मकथा लिखने की वजह से वो आत्मकथा है, लेकिन वो आगे जाकर स्पष्ट होता है। यहाँ आत्मकथा में एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कोई भी आपसे बात कर रहा है, जिस विषय पर वो आत्मकथा का कथन होता है, उसका जन्म और उसके अपने बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी उसका आत्मकथन ये कहलाया जा सकता है। ये भी आत्मकथा ही है, लेकिन उसने सामाजिक बारे में भी यहाँ बहुत ज्यादा बात की हुई दिखाई देता है। तो आत्मकथा में उसकी आज की परिस्थिति क्या है और वो किस दौर से गुजर रहा है, उसकी क्या कठिनाइयां हैं, उसकी क्या मुश्किलें हैं, ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ निबंध लेखन के साथ आज का ये प्रश्न पत्र जो है संपूर्ण होता है। ये उत्तर पत्रिका आपको जो मैंने दिखाई है। तो बच्चों, ये सब आज आपने प्रश्न समझ लिए हैं, कृति पत्रिका का आराखड़ा समझ लिया है और आदर्श उत्तर पत्रिका भी देख ली है। तो आशा करती हूँ कि आपकी परीक्षा बहुत अच्छी तरह से जाए और ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि जैसे कहानी की सीख लिखना है, शीर्षक लिखना है, उसको 1-1 अंक है। पत्र के लिए जहाँ जहाँ गुणगान किया है उसके लिए आपको लिंक मिल जाएंगे और आप ये बार बार देखकर वो जो छोटे छोटे जहाँ आपको अंक आप प्राप्त कर सकते हैं वो बातें ना छोड़े। और आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। आपके परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।